तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो इन जनरल एमएसएमईज फेस करती हैं इंडिया के अंदर। इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हम साउथ एशिया के लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया का एग्जांपल लेंगे जो कर्नाटक में स्थित है, जिसका नाम पिन्या इंडस्ट्रियल एरिया है। इस एरिया में थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस चलती हैं, जिसके अंदर लाखों वर्कर्स काम करते हैं। ये लगभग 48 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इसीलिए इस इंडस्ट्रियल एरिया से हमें समझने में आसानी होगी एमएसएमईज के प्रॉब्लम के बारे में। पर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजम ट्रूथ पर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। लेट्स टर्न टू इन्फिनिटी। राजेश कुमार एक 55 साल के एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली थी पीआईए के अंदर। इस कंपनी को अगस्त 2022 में बंद करना पड़ा क्योंकि लगातार उनको बिजनेस में लॉस उठाना पड़ रहा था, स्पेशली पेंडेमिक के बाद से। मिस्टर कुमार इन्होंने दशकों पहले ये कंपनी खोली थी और काफी सफलतापूर्वक ये इस कंपनी को चला रहे थे और कुछ खास बड़े इश्यूज इनके सामने नहीं आ रहे। पर कोविड-19 पेंडेमिक के बाद अचानक से रॉ मटेरियल की कमी पड़ गई, जिसके कारण रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट बहुत ऊपर चले गए। इसी कारण की वजह से उन्हें अपने इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शट डाउन करना पड़ा, जिसके कारण लगभग 85 लोगों की जॉब्स का नुकसान हुआ। पिछले 2 सालों में लगातार तेजी से रॉ मटेरियल के प्राइसेस में उछाल देखा जा रहा है। इससे एमएसएमईज का बहुत ही ज्यादा घाटा हो रहा है और लॉन्ग टर्म में इन एमएसएमईज का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीआईए के अंदर लगभग हजारों स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस जिसमें लाखों वर्कर्स रोजाना काम करते हैं। पीआई के प्रेसिडेंट मंजूनाथ एच ने हमें बताया कि लगभग 20% कंपनीज बंद हो चुकी हैं कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद। ये आंकड़ा बहुत ही डरावना हो सकता क्योंकि ये एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था, ये पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था। इस इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 10,000 से ज्यादा एमएसएमईज थी जो 50% शेयर्स रखती थी। जो भी मशीन टूल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं हमारे कंट्री के अंदर, मशीन टूल्स के मामले में जो भी कर्नाटक में प्रोडक्शन होता है उसका 60% अकेले ये इंडस्ट्रियल एरिया गवर्न करती थी। कोविड-19 के बाद इस इंडस्ट्रियल एरिया को काफी धक्का लगा है और सिर्फ इस एरिया को नहीं, पूरे कर्नाटक को इससे काफी भारी नुकसान पहुंचा है, जो पूरे देश के लिए काफी नुकसान दे सकता है। इस इंडस्ट्रियल एरिया को सिर्फ कोविड-19 ने इफेक्ट नहीं किया। ये इंडस्ट्रियल एरिया जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, ये पिछले कुछ सालों से लगातार सिविक मिसमैनेजमेंट इशू पे लड़ता आ रहा है। यहाँ के रोड्स, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम काफी खराब है, जबकि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी काफी खराब हालत में है। यहाँ के लेक्स के पानी और ग्राउंड वाटर तक बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, जिसके कारण यहाँ पे रहने वाले लोगों और काम करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे रेगुलर नहीं पहुंच पाती है और कुछ वैसा ही हाल यहाँ पे वाटर सप्लाई का भी है। लगातार कंप्लेंट्स के बाद भी इस पे कुछ खास एक्शन नहीं लिया जाता है नगर पालिका द्वारा। यहीं के रहने वाले एक स्थानीय नागरिक प्रताप राज ने द हिंदू को ये बताया, यहाँ का कोई भी स्थानीय नेता यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको इस पर्टिकुलर एरिया से कुछ खास वोट नहीं मिलते। इन्होंने कई बार कंप्लेन भी की यहाँ के सिविक ऑफिशियल्स थे, पर उन्होंने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया यहाँ के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वोट बैंक की राजनीति लगातार इस देश को नीचे ले जाने का काम करते आई है और आज भी वो यही कर रही है। पीआई के मेंबर्स ने ये भी बताया कि लगभग करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में पे करते हैं यहाँ के लोग, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती सरकार द्वारा। आज से लगभग 3 साल पहले बीएस येदियुरप्पा जब चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के, तो उन्होंने पीआईए को एक टाउनशिप स्टेटस देने का बात कही थी, जिसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। पर अभी भी सरकार ने इस प्रपोजल को अप्रूव नहीं किया। इस बात से परेशान होकर लगातार यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स ने सीएम को चिट्ठी लिखी और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को बात करने का ट्राई किया, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। कर्नाटक में पिछले कई सालों से करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा है जो लोगों को इफेक्ट किया है। इसी को देखते हुए यहाँ का विपक्ष भी हमलावर रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। एमएसएमई का क्लोज हो जाना, लगातार एमएसएमईज का बंद होते जाना
गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग साइन हो सकता है, क्योंकि एमएसएमईज भले ही इस इंडस्ट्रियल चेन में सबसे नीचे आते हो, पर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए। इसीलिए लगातार हम देखते हैं कि सरकारें स्कीम्स ला रही हैं इन एमएसएमईज को बचाने के लिए, और लगातार मदद कर रही हैं इन एमएसएमईज को ग्रो करने के लिए। पर इसके बावजूद जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले कई सालों में लगभग 15 से 20% एमएसएमईज शट डाउन हुई हैं, जो काफी भयावह है। पर जब हम पूरे स्टेट वाइज एमएसएमईज के परफॉर्मेंस देखते हैं तो इससे कहीं ज्यादा भयावह दिखता है। इन एमएसएमईज का शट डाउन होने का जो मेन रीजन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। कोविड-19 के बाद से उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर के कारण लगातार रॉ मटेरियल्स में शॉर्टेज हो रही है और रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट ऊपर जाते जा रहे हैं, जिसके कारण इन छोटी छोटी एमएसएमईज का सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेके, बॉन्ड्स देके, शेयर बेच के या एफपीओ निकाल के कैसे भी पैसे मार्केट से उठा लेती हैं, पर इन छोटी एमएसएमईज में इतनी ताकत नहीं होती, जिसके कारण इनके पास आखिरी ऑप्शन होता है शट डाउन। दूसरा जो मेन रीजन हमें दिखता है इन सब के बीच वो होता है राइजिंग लेबर कॉस्ट। लगातार महंगाई का बढ़ते जाना पिछले 2-3 सालों से लेबर के कॉस्ट को भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी अपना घर चलाना पड़ता है। और कोविड-19 के पहले के सिचुएशन से अब काफी कुछ बदल चुका है। वहीं तीसरा बड़ा रीजन देखने को मिलता है अनस्किल्ड लेबर्स। इंडिया में अनस्किल्ड लेबर की लगातार कमी रही है और ये हम अच्छे से जानते हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास की, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की, पर अभी भी उन स्कीम से प्रॉफिट होने में काफी टाइम लगेगा। एक और कारण हम देख सकते हैं हरासमेंट बाय ऑफिशियल्स। जो भी सरकारी ऑफिशियल्स होते हैं वो लगातार ऐसी छोटी एमएसएमईज का गलत फायदा उठाते हैं, जो काफी दुखद रहा है। ये एमएसएमईज इंडस्ट्रियल चेन में सबसे नीचे आती है, इसी कारण से इनके पेमेंट्स आने में काफी डिले हो जाता है और इसी डिले की वजह से आज कोई भी इनमें काम करने से कतराता है। सभी को अपना पेमेंट टाइम पे चाहिए, जिसके कारण वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जाना पसंद करते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज एमएसएमईज लगातार हमारे देश में बंद होते जा रही हैं। पर इन सब के बीच जो क्रिटिकल क्वेश्चन उठता है वो ये है कि सरकार को क्या करना चाहिए इन एमएसएमईज को ऊपर उठाने के लिए। जो शायद सबसे सिंपल आंसर हो सकता है इस बात का, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्कीम अनाउंस करने से अच्छा है कि जो स्कीम्स लागू हैं, जो स्कीम्स निकाले गए उसे बहुत टाइटली लागू किया जाए और एक अच्छा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सेट किया जाए रन करने के लिए। ऐसी छोटी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और इनकी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय किए बिना इनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इस मामले में हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं टाइटन वॉच का। टाइटन कंपनी इस देश के बड़े वॉच ब्रांड्स में से एक है। ये टाइटन कंपनी तमिलनाडु गवर्नमेंट और टाटा स्टील द्वारा मिलकर बनाई गई थी, जिसमें मेजॉरिटी शेयर्स तो गवर्नमेंट के थे, पर पूरी कंपनी को टाटा ग्रुप रन करता था, जो एक काफी बढ़िया एक्सपेरिमेंट रहा और जिसके कारण टाइटन काफी सक्सेसफुल हुआ और आज वो इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है और आज वो इंडिया के सबसे बड़े वॉच ब्रांड्स में से एक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का ट्राई करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।